हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सबकी पढ़ाई वगैरह सब कैसी क्या चल रही है? आज जो है हम करने वाले हमारे CDP की 11th क्लास 11वीं क्लास है। हम 10 क्लास अटेंड कर चुके हैं और काफ़ी कुछ नॉलेज भी ले चुके हैं। अब हम करने वाले हैं वंशानुक्रम का अर्थ। कल हमने परिभाषाएं देखी थी इसकी और आज हम अर्थ समझने वाले हैं वंशानुक्रम होता क्या है। ठीक है, तो वंशानुक्रम वैसे गुणों के स्थानांतरण है जो उनके माता पिता एवं उनकी पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। माता पिता से या दादा दादी से या उनके भी पिता माता से मिलने वाले जो गुण हैं उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम से बच्चे में प्रभाव। एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों से या प्रजाति से प्राप्त करता है। ठीक है, वे सब क्रियाएं होती हैं जो अपने माता पिता या पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। ठीक है, ये सब से क्या होता है, शरीर की बनावटें और शारीरिक विशेषताएं उसको मिलती हैं। अगला है वंशानुक्रम। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता से होता है। हमारे शरीर में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं और जब ये जोड़े में होते हैं तो 23 हो जाते हैं। 23 के दो जोड़े मिलकर 46 गुणसूत्र आपके बनाते हैं, है ना। आगे है, पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है? पिता के 23वें गुणसूत्र के जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। गुणों के वाहक जीन्स या पैतृक होते हैं, पितरैक होते हैं। गुणों का वाहक जीन्स या पितरैक होते हैं। ठीक है, आगे है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जन्मजात बीमारियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी वर्णांधता एवं हीमोफीलिया जन्मजात बीमारियां हैं? वर्णांधता का रोगी हरे और लाल रंग को पहचान नहीं सकता। कौन कौन सी कलर को? हरे और लाल को। अगला पेज पे जाते हैं। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी कहा जाता है या शाही बीमारी कहा जाता है या क्रिसमस डिसीज, ये 3-4 नाम है इसके जो कहा जाता है। इसकी पहली, ध्यान से सुनते चलना, इसकी पहली ज्ञात वाहक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इसकी पहली ज्ञात वाहक कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। अनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। अनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को। विकासवाद का जनक लैमार्क को। विकासवाद का जनक किसको? लैमार्क को। तथा सुजनन शास्त्र का जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। ये नाम अपन देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। अनुवांशिकी का जनक मेंडल है, ये तो सबको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल है। विकासवाद का जनक कौन है? लेमार्क। कौन है? लेमार्क, है ना। जब किसी का विकास हो रहा है, जब किसी का विकास हो रहा है, लंबा होता जा रहा है इंसान, तो वो कहते हैं ना, मार्क कर लो, मार्क ये अभी इतना था अब इतना हो गया है, तो लेमार्क। विकासवाद का जनक कौन है? लेमार्क। तथा सुजनन शास्त्र का कौन है? सुजनन शास्त्र का जनक है कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन से का है? सुजनन शास्त्र का। सुजनन, सुजनन, ठीक है। सुजनन, सूजन, सूजन दिख रहा है ना शुरू में, सूजन किस पे? सूजन, गाल पर सूजन। ठीक है, सूजन कहाँ है? गाल पर सूजन। तो सुजनन शास्त्र का कौन हो गया? गाल्टन। ठीक है, अगला है, अगला देखेंगे। इसका कलर चेंज कर ले, बहुत चुभ रहा है आंखों में ना। ये कलर ठीक था हमारा। देखो, माता को 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण संतान में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे है, पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाले बालक शिशु में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या हो जाता है? पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर लेने से होने वाले बालक शिशु में
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती है, इसमें पिता का भी एक्स इसमें जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है हो जाता है। अगला है, बालिका शिशु में महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाएगा अगर उसे एक्स और 0 गुणसूत्र का जोड़ा मिले। इसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, मोनोसोमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, बालिका शिशु में महिलाओं के गुणों का अभाव पाया जाता है। इसमें महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं, उसके जनन अंग ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। अब सिंड्रोम कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की इस संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है, जिसे सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब गुणसूत्र हैं और उनमें या तो ट्राइसोमी हो जाए या मोनोसोमी हो जाए, मतलब कम या ज़्यादा हो जाए एक आध, तो फिर क्या होता है, सिंड्रोम से हो जाते हैं। अब सिंड्रोम के प्रकार देखते हैं। एक तो है आपका डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्राई टू चैट सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है, मानव में गुणसूत्री विकार देखेंगे। मनुष्य में 46 गुणसूत्र सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें 44 जो है ऑटोसोम होते हैं, जिसे दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है, और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, जो 44 हैं वो क्या है, दैहिक गुणसूत्र, और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे, वंशानुक्रम की प्रक्रिया देखते हैं। जेम्स ड्रावर ने क्या कहा है। जेम्स ड्रावर, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। मैंने कल ही इसकी ट्रिक बताई थी। हस्तांतरण यानी ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर जब कोई चीज़ करी जाएगी तो किस में करी जाएगी, किसी गाड़ी वाड़ी से करी जाएगी ना, अकेले तो कोई इंसान कोई चीज़ ट्रांसफर कर नहीं सकता है। तो गाड़ी कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। तो हस्तांतरण की बात यानी कि आपके ट्रांसफर की बात आए तो कौन है, ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर। देखो अब यहाँ पे क्या बताया है, मातृकोश। देखो जी, यहाँ पे मातृकोश के 23 और पितृकोश के 23 हैं। तो दोनों जब प्लस हुए तो कितने हो गए, 46 बच्चे हो गए। तो ये क्या हो गया आपका सामान्य बच्चा, यानी 23 माता के प्लस 23 पिता के इज इक्वल टू 46, यानी प्रॉपर मात्रा में जो गुणसूत्र जैसे पहुंचने थे पहुंच गए, तो इसमें सामान्य बच्चा होगा। अब अगर 45 रह जाते हैं, मान लो यहाँ पे जो एक एक्स गुणसूत्र है वो, मतलब एक्स महिला का ही होता है इसमें टर्नर सिंड्रोम में, तो एक एक्स तो है लेकिन दूसरे की जगह पे 0 हो गया, यानी एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई इसमें। तो ये हो गया आपका मोनोसोमी, और इसमें जो है टर्नर सिंड्रोम बच्चा होता है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बच्चा होता है इसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। किसवें गुणसूत्र पे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम बच्चा होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ही इसमें एक्स गुणसूत्र जुड़ जाता है। और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, तीनों की नहीं बुद्धि लब्धि जो होती है डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम में जो बुद्धि लब्धि होती है 25 से कितनी होती है, 50 रहती है। ठीक है, 25 से 50 इसमें क्या रहेगी, बुद्धि लब्धि रहेगी। अब डाउन सिंड्रोम के एक बार और अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो ऊपर कर लें पेज थोड़ा। देखो, डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता या मंगोलियन जड़बुद्धि भी कहते हैं, जड़बुद्धिता। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता या मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहते हैं। सन 1866 में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन ने मंगोली जड़बुद्धि रोग का अध्ययन किया, इसलिए इसे इनके नाम पर ही डाउन सिंड्रोम हो गया। इसका नाम किसने किया था, लैंगडन डाउन ने। कोई लैंगडन डाउन थे, इन्होंने मंगोली जड़बुद्धिता रोग का अध्ययन किया था, इसलिए इनके नाम पर ही वो डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, इनका वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसको ढूंढा था। ठीक है,
तो इनका नाम क्या था, लैंगडन डाउन, तो इसके नाम पर पड़ गया आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आगे है, आगे है यह विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं, यानी ट्राइसोमी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां हैं, जिसमें गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक अवस्था बन जाती है और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में ये जो है डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे डाउन सिंड्रोम के लक्षण। डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों की तरह होने के कारण इसे मंगोलियन बुद्धिता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की आंखें तिरछी एवं पलकें मंगोलों की भांति वलित, माथा चौड़ा, नाक चपटी, कान छोटे व गोल, खुरदरी त्वचा, मुख खुला, निचला होंठ बाहर को उभरा हुआ तथा जीभ मोटी व बाहर निकली हुई, सिर गोल, उंगलियां छोटी व ठूंठ के समान रहती है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद व कैसी रहती है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद व मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। इनका कद भी छोटा होता है। इनकी आयु लगभग 12 से 14 साल तक की होती है। इनमें हार्निया, मधुमेह या डायबिटीज, ल्यूकेमिया आदि रोगों की अधिक संभावना होती है तथा संक्रमणों की सुग्राहिता भी होती है। ठीक है, आगे है गुणसूत्रों की संख्या। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में 21वें गुणसूत्र के अवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंचते हैं। ठीक है, सामान्य शुक्राणु के साथ संयोग से जायगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां होती हैं। इनमें 23 + 1 गुणसूत्र अंडे से और 23 शुक्राणु गुणसूत्र से आते हैं। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम पढ़ते हैं आगे। पटाऊ सिंड्रोम क्या है। इसका अध्ययन के पटाऊ ने 1960 में किया था। ठीक है, किसने किया था, अध्ययन के पटाऊ ने। इनका नाम भी मतलब इनके नाम पर ही इसका पटाऊ सिंड्रोम पड़ गया। ठीक है, नाम के अनुसार ही इनका जो है नाम हो गया। इसका अध्ययन के पटाऊ ने 1960 में किया, इसलिए इनके नाम पर इसे पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है। यह 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र ऑटोसोम की ट्राइसोमिक अवस्था में होता है। ठीक है, ऑटोसोम की ट्राइसोमी अवस्था में होता है 23वें गुणसूत्र की। तो इसकी भी ट्रिक है कि क्या हो जाएगा। मैम ने बताया था, श्रीन मैम से सुना था ये ट्रिक, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने अलग से नहीं बनाई कि 13 को पटाऊं। क्या करूं, 13 को पटाऊं में। ठीक है, तो 13 को यानी 13वें गुणसूत्र पर और पटाऊ यानी पटाऊ, तो अपन को पता चल जाएगा 23वें गुणसूत्र में 13वें गुणसूत्र में ये होती है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना होगा हमको। हाँ, तो देखो पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण देख लो। इनके शरीर में बहुत से लक्षण बनने लगते हैं, जैसे तालू में दरार, हृदय एवं रुधिर परिवहन अनियमित, मस्तिष्क का अल्प विकास, बहरापन, हृदय एवं अन्य तंत्रों की विकृतियों और नेत्रों का विकास प्रभावित होता है। ऊपरी होस्ट बीच से कटकर हेयर लिप बन जाता है। ठीक है, हेयर लिप बन जाता है, क्या हो जाता है, बीच से कट जाता है लिप्स। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे लगभग 3 माह तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा जीवित नहीं रहते। पटाऊ सिंड्रोम अगर किसी को है तो 3 माह बस वो जीवित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे क्राई टू चैट सिंड्रोम। और सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन की स्थिति में यह सिंड्रोम होता है। या तो कमी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या में, या विलोपन ही हो जाता है। यह सिंड्रोम मुख्यतः 5वीं गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। ठीक है,
सर्वप्रथम इस सिंड्रोम का अध्ययन शोधकर्ता लेजुने ने किया था। लेजुने ने किया था। ठीक है, तो क्राई टू चैट यानी बिल्ली के समान रोना ऐसा बताया हुआ है। तो क्राई कौन करता है? बच्चा करता है। कितने साल तक का बच्चा ज़्यादा क्राई करता है? आपके 5 साल तक का, है ना। तो ऐसे याद रख लेना, 5वें गुणसूत्र में क्राई टू सिंड्रोम होता है, क्राई टू चैट होता है। आगे देखेंगे, इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊ सदृश ध्वनि उत्पन्न होती है। इस लक्षण के कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के शरीर में अनेकों शारीरिक एवं मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है। दोनों आंखों के बीच का गैप अधिक होना, सिर बड़ा होना आदि लक्षण। ठीक है, जैसे बिल्ली का नहीं होता, बिल्ली का ही पूरा लक्षण ले लो, उसमें आंखों के बीच में उनकी दूरी होती है, दूर दूर होती है, किस साइड। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा ही होता है बिल्ली का, वैसा नहीं होता लेकिन फिर भी, है ना। लगभग 50,000 नवजात शिशुओं में से केवल एक ही शिशु बिल्ली के म्याऊ सिंड्रोम यानी क्रीडू सिंड्रोम से पीड़ित होता है। ठीक है, 50,000 में से एक बच्चे को। अब देखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। अगले पेज पे चलते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? इसका सिंड्रोम अध्ययन J.H. एडवर्ड्स ने 1960 में किया था। इसलिए इस सिंड्रोम को एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसमें ट्राइसोमिक अवस्था 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में होती है। ठीक है, ट्राइसोमी होती है 18वीं जोड़ी में। ओके, और एडवर्ड में ठीक है, एडवर्ड में 18वीं जोड़ी में होती है। 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमिक अवस्था के कारण इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, एडवर्ड जैसे नहीं लग रहा है? थोड़ा सा एज वैसे हो गए हैं। 18वीं मतलब एडवर्ड जो होता है, एडल्ट जैसा नहीं लग रहा? थोड़ा एडल्ट इंसान कब हो जाता है? 18 साल में हो जाता है। तो एडवर्ड यानी एडल्ट जो है 18 साल में इंसान हो जाता है। ठीक है, और वो हर बात में एक कदम आगे ही रहता है। एक कदम आगे यानी ट्राइसोमी, है ना। जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे एक आगे, यानी 46 में नॉर्मल, तो ये 47 में आगे। तो ठीक है, एक कदम आगे ही हो जाता है जब बच्चा क्या हो जाता है? 18 साल का हो जाता है। ठीक है, अब लक्षण देख लेते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? ऐसे बच्चे केवल 6 माह से 1 साल तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार के बच्चे के कान विकृत, तंत्र दोषपूर्ण होते हैं। इनका मस्तिष्क अल्प विकसित तथा शरीर के प्रत्येक अंग व तंत्र में विकार होते हैं। प्रत्येक 8,000 नवजात शिशुओं में सिंड्रोम से ग्रस्त होगा। प्रत्येक 8,000 नवजात शिशुओं में सिंड्रोम से ग्रस्त होगा। हृदय दोषपूर्ण, मुंह छोटा, गर्दन बिल्कुल छोटी, विकलांगता आ जाना। ठीक है, ये कितने तक कब तक जिंदा रहते? 6 माह से 1 वर्ष तक। अब एडवर्ड सिंड्रोम की पहचान या जांच। बच्चे के जन्म के 3 महीने में किए जाने वाले खून के परीक्षण और अल्ट्रासाउंड में इस बीमारी की शुरुआती जानकारी मिल जाती है। दूसरी तिमाही में किए जाने वाले क्वेड स्क्रीन नाम के खून के परीक्षण में भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े में, इसमें क्या होती है? मोनोसोमिक होती है। ठीक है, और अर्थात इनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान होता है। ऐसी स्त्रियों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इनमें केवल एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति तथा गुणसूत्र की अनुपस्थिति के फलस्वरूप इन्हें X0 द्वारा दर्शाया जाता है। अब टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है? इनका छोटा और जननांग अल्प विकसित होते हैं।
वक्ष चपटा तथा जनन यानी अंडाशय अनुपस्थित या अर्धविकसित होते हैं, अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। ठीक है। बाल्यावस्था में तो स्त्रियां सामान्य लड़की की तरह दिखाई देती हैं, परंतु किशोरावस्था में अंडाशय के अविकसित होने के कारण ये बंध्य होती है, यानी कोई बांझ होती है, तथा इनमें मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है। कभी कभी एक्स गुणसूत्र में अवियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं जिनमें से एक में तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और दूसरे में एक भी नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। जब एक्स गुणसूत्र विहीन अंडा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो इस प्रकार एक्स ओ की असामान्य स्त्री बनती है। ठीक है, क्या होता है, जब एक्स गुणसूत्र विहीन अंडा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो इस प्रकार एक्स जीरो की जो है असामान्य स्त्री बनती है। अब देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सन 1942 में H.F. क्लाइनफेल्टर नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के असामान्य पुरुषों का वर्णन किया। ठीक है, लगभग 500 में से एक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, वहाँ मोनोसोमी था, यहाँ ट्राइसोमी है। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 2n+1 = 47 और 47 क्या है 44 + XXY। ठीक है, इस तरीके से ये 47 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही लक्षण दिखाई देते हैं। XXY लिंग गुणसूत्र में Y गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है। ठीक है, सुनते चलना भी। इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये Y गुणसूत्र है ना, Y, तो इसके कारण सामान्य पुरुषों जैसा तो दिखता है वो, लेकिन अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण, है ना, ये X और Y तो देखो पुरुष के हैं, है ना। अब जो एक्स्ट्रा X है इसमें क्या हो जाता है, इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित रह जाती हैं। ठीक है, जिसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। ठीक है, इनमें शुक्राणु नहीं बनते, अतः यह नर बंधे होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और इनमें स्त्रियों के जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं, जिसे गायनीकोमेस्टिया इसे गायनीकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, गायनीकोमेस्टिया बोलते हैं जिन पुरुषों में स्त्रियों की भांति स्तन विकसित हो जाते हैं, उन्हें गायनीकोमेस्टिया बोला जाता है। ठीक है, आगे देखें। ये असामान्य पुरुष असामान्य अंडों व सामान्य शुक्राणुओं से अथवा सामान्य अंडों व असामान्य शुक्राणु में निषेचन होने पर बनते हैं। ये असामान्य अंडे या शुक्राणु गुणसूत्र के अवियोजन से बनते हैं। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पाए जाने हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र XYY या XXX या 3 से अधिक XXY या, है ना, इतने खतरनाक तरीके से होते हैं इनमें। ओके, आगे देखेंगे। वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है। मानव जीवन का प्रारंभ एक कोश से विकसित होता है। ठीक है, कोशिका से। इसे युक्ता या संयुक्त कोश जायगोट कहते हैं। ठीक है, इसे युक्ता या संयुक्त कोश जायगोट कहते हैं। शरीर की रचना ऐसे ही अनगिनत कोशों से होती है। युक्ता या संयुक्त कोश या जायगोट का निर्माण 2 बीज कोशों से होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। वंशानुक्रम की अपन अब प्रक्रिया देख लेते हैं। देखो, मानव जीवन का प्रारंभ एक कोश से होता है, इसे युक्ता या संयुक्त कोश जायगोट कहते हैं। शरीर की रचना ऐसे ही अनगिनत कोशों से हुई है। युक्ता या संयुक्त कोश या जायगोट का निर्माण दो बीज कोशों से होता है। इस संयुक्त कोश में एक पिता तथा दूसरा माता का होता है। ठीक है, संयुक्त कोश जो होता है, जायगोट होता है, इसमें एक पिता और एक माता का होता है, माता की कोशिका और पिता की कोशिका। निषेचन या गर्भाधान के समय ही आनुवांशिकता का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है। जब निषेचन होता है तभी सब कुछ लेन देन हो जाता है, कितने गुण माता के रहेंगे, कितने पिता के रहेंगे, है ना, सब कुछ वही एज इट इज उसी टाइम हो जाता है। बाद में कोई अतिरिक्त आनुवांशिकता का उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। जो बन गया सो बन गया, है ना, उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जितने माता के गुण आने थे आ गए, जितने पिता के आने थे आ गए, दादा के आने थे आ गए, दादी के आने थे आ गए, मेल होना था हो गया, फीमेल होना था हो गया, जो भी होना था वो सब निषेचन के टाइम पे हो गया। अब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक कि माता से भी नहीं, जो उसे 9 माह गर्भ में पालती है, माँ के पेट में भले बच्चा रहता है लेकिन अब उसके कोई गुण नहीं लेगा, क्योंकि निषेचन के टाइम पे वो ले चुका है सारे। प्रत्येक कोशिका, आगे देखेंगे, प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहने के कारण आनुवांशिकता संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहने के कारण आनुवांशिकता समस्त शरीर में व्याप्त है। पितृकोश को शुक्र तथा मातृ कोश को अंड या ओवम कहते हैं। दोनों कोशों के संयुज्म से निषेचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में जायगोट भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जायगोट किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे, परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मातृकोश और पितृकोश में 23 वंश सूत्र विद्यमान है। वंश सूत्रों के 23 जोड़े रह जाते हैं, जिनमें आधे माता के और आधे पिता के होते हैं। इस प्रसंग में मनोवैज्ञानिक के प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है कि हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 वंश सूत्रों में विद्वान है। इन्हीं वंश सूत्रों में पितृक या जीन छुपे रहते हैं। वंश परंपरा के वाहक यही जीन्स होते हैं। वंश सूत्र या क्रोमोसोम्स अत्यंत कुछ टेढ़े ठंडे डंडे की तरह होते हैं। प्रत्येक जीन्स का संबंध एक गुण विशेष से होता है। इन्हीं जीन्स के माध्यम से आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, शिशु की आनुवांशिकता माता पिता दोनों पर ही आधारित है। वंशानुक्रम के सिद्धांत जो हैं बचे हुए हैं, लेकिन हम इन्हें अब कल देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे सिद्धांत वगैरह अपन पढ़ेंगे तो क्लास वैसे भी एंड हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी करना। ठीक है, और आपको और भी ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट के साथ साथ पेड कंटेंट भी मिलेगा, फ्री भी मिलेगा, और अगर आप पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। पर डे 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आपके पास एग्ज़ाम टाइम तक डेटा जो है सुरक्षित रहेगा। विद आंसर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एमसीक्यू टाइप में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे छोटे पॉइंट जो हम थ्योरी में मिस कर देते हैं, सब कुछ कवर किया गया है एमसीक्यू के थ्रू, तो आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 199 है, जो आपके एग्ज़ाम टाइम तक आपके साथ रहेगा, आपको अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगा, और आप में एक कॉन्फिडेंस जगा देगा कि अब हमसे क्वेश्चंस बनेंगे, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही रोकती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।